कोशिश होगी कि आज हम जो है वो दो सेशन के अंदर 100 MCQs कर दें, ताकि कल का जो खसारा है वो भी पूरा हो जाए। पहला सवाल है हमारा, a scoring guide used to evaluate the quality of student in subjective type exam is called। जब हम कोई एग्जाम ले रहे होते हैं तो वो गाइड जिसको देख के हम उसको मार्क कर रहे होते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं? जी आप लोग ठीक बता रहे हैं, उसको रुब्रिक्स बोलते हैं। रुब्रिक्स बेसिकली एक की है जिसके जिससे हम जो है वो क्या करते हैं, जिसको जो एक क्राइटेरिया है, वो एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करके हम लोग पेपर का चेक कर रहे होते हैं, नंबरिंग दे रहे होते हैं। ठीक है जी। चेकलिस्ट नहीं है, चेकलिस्ट नहीं है। देखिए, चेकलिस्ट और होती है, एक स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, जो उनका एग्जाम आप लेते हैं उसको चेक करते हैं, तो वो रूब्रिक्स होती है। टीचिंग शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली। उस्ताद जो है बच्चों को क्लियरली इंफॉर्मेशन देता है, एंड इन एन इंटरेस्टिंग वे, और बड़ी दिलचस्प अंदाज के साथ, एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट, और उन इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स के किसके साथ रिलेट करता है, कि वो चीजें बताता है बच्चे को, कि वो जो चीजें डोंट नो, जो वो नहीं जानते, उनके साथ रिलेट करता है। वैसे आजकल तो उस्ताद ऐसे ही करते हैं कि जब आपको पता हो कि स्टूडेंट ला इल्म है, उस्ताद उन्हीं चीजों का तज़किरा करता है बजाय इसके जो स्टूडेंट ऑलरेडी नो, कि वो चीजें जो स्टूडेंट जानता है पहले उनके मुतालिक तज़किरा करके बच्चों की दिलचस्पी पैदा करके फिर पढ़ाया जाए। विलिंग टू नो, वो चीज पढ़ाई जाए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। नॉट विलिंग, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई जाए। हमेशा पढ़ाने के लिए हमने वो डिस्कवरी, वो ब्रूनर की जो थ्योरी थी, स्पाइरल करिकुलम, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमने ऐसे जाना है, ऐसे पढ़ाना है। तो मैं कलर जो है ना इस दफा रेड करता रहता हूँ ताकि वो थोड़ा, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, ताकि उनको जो है ना जो पहले जानते हैं वो और थोड़ा सा उसके अंदर एडिशन करते हैं। इस तरह उनकी दिलचस्पी पैदा होगी कि ये तो आसान चीज है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन इज एज डैश प्रोसेस। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग स्कूल एक कौन सा इंस्टीट्यूट है, और उसकी जो है ना एजुकेशन इज एज, और एजुकेशन कौन सा प्रोसेस है? नहीं सर, अर्शद साहब, यहाँ पे भी आप भूल रहे हैं। स्कूल एक डैश इंस्टीट्यूट, चलो माना स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूट है, स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूट है, और एजुकेशन इज एज। जॉन डेवी का तो फिलोसफी के साथ इतना ताल्लुक नहीं है। जॉन डेवी तो जो है वो बंदा जो है ना, वो तो सोसाइटी एक्सपेरिमेंट, सोसाइटी सोशल की बात करता है। ठीक है, तो पहला इसका है सोशल इंस्टीट्यूट है, और सोशल प्रोसेस ही है। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल को अचीव करने के लिए किसी शख्स की वो सलाहियत जिसके जरिए वो अपना असर रसूख रखता है, असर अंदाज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप की सलाहियत है ये, कीवर्ड है जो बताता है कि वो हर वो शख्स, सॉरी ये मुझे बताते रहिएगा कि रेड करता रहूंगा ये तो, नहीं तो ये वाजे नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ एमसीक्यू मसला रहेगा, तो ये लीडरशिप जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। When any headmaster select one of the best alternative amongst many during a discussion on an agenda item during a staff meeting on any issue, it is called। देखिए यहाँ पे कीवर्ड है हमारे पास, बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव यानी बहुत से में से हमने बेस्ट सिलेक्ट करना है, तो वो जो बेस्ट होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग, फैसला करना होता है। मुख्तलिफ ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर आना, इसे हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। इफ अ हेडमास्टर रिटेन्स मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी, अगर हेडमास्टर के पास अपने पास बहुत सी अथॉरिटी रखता है, रिटेन बहुत, टू इम्प्लीमेंट डिसीजन इन स्कूल, स्कूल के अंदर फैसलों को नाफिज करने के अंदर सारी अथॉरिटी अपने पास रखता है, तो उसके पास वो क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। जी, मैडम हुमैरा मंजूर, आपका गलत है ये आंसर। देखिए,
जो दो हमारे पास टर्म होती हैं, एक होती है सेंट्रलाइजेशन, एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होती है जब फैसले की पावर एक शख्स के पास हो और वो अपने पास सारा कुछ रखे और उसके नीचे सारे मतहतों को वो खुद आर्डर करे। डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि जो पावर को तकसीम कर देते हैं, यानी पहले एक बड़ा अफसर, फिर उससे नीचे अफसर, फिर उससे कुछ इख्तियारात किसी को दे दिए, कुछ किसी को दे दिए, कुछ किसी को दे दिए, यानी इस तरह काम चलाना, डिवीजन के जरिए काम चलाना, रूल्स को, यानी कि वो जो अथॉरिटीज है उनको तकसीम कर देना, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और सारी अथॉरिटी अपने पास एक शख्स के पास रखना, ये सेंट्रलाइजेशन होता है। तो यहाँ सारी अथॉरिटी हेडमास्टर के पास है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। इट इज, ये फिर सी किसने कहा है? अच्छा, आपने शायद पिछले सवाल का सी कहा होगा। ठीक है, ठीक है। इट इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक सिस्टमैटिक प्रॉपर, यानी कि एक तरतीब के साथ एक इंक्वायरी है, एक जुस्तजू है कि बयान किया जाए, वजाहत की जाए, मुस्तकबिल के प्रिडिक्ट किया जाए, एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमेना, और उसको कंट्रोल किया जाए। कौन सा प्रोसेस है, ये क्या चीज है जिसके अंदर हम बड़ी ही तरतीब के साथ चीजों को जांचते हैं, उनको उनको डिस्क्राइब, वजाहत करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये रिसर्च की डेफिनेशन है, बेसिकली रिसर्च की डेफिनेशन है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। द टाइप ऑफ रिसर्च इज डिजाइंड टू हेल्प रिसर्चर better understand certain phenomena. It looks at how things work. जी, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का सवाल है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज डिजाइंड टू हेल्प रिसर्चर, ये एक रिसर्च, एक रिसर्च है जो रिसर्चर की मदद कर रही है बेटर अंडरस्टैंड सर्टेन, किसी मसला जो चल रहा है ना, सर्टेन फिनोमेना को या तरीके कार है उसको देखने के लिए। इट लुक्स एट हाउ थिंग्स वर्क, ये कैसे। जी, चले, जबरदस्त है। ये डिस्क्रिप्टिव, यानी देखिए जो फिनोमेना की बात होती है ना, सर्टेन फिनोमेना, एक चीज चल रही है, एक काम हो रहा है, कोई करंट इशू है हमारे पास, उसके मुतालिक अगर हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई जांच रहे होते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। जी बिल्कुल। क्या आपको सही नजर नहीं आ रहा इसमें? चलिए मैं ना ये चेंज कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं अभी कर सकता हूँ तो मैं अभी कर देता हूँ, इसको जरा देख कर डिजाइन पे और रख देता हूँ। मैं चाह रहा था कि ना जो कलर है ना वो पहले वाला उसको थोड़ा बदला जाए, इस वजह से करके ना मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। वाइट नहीं, ये कलर ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं, ठीक है। ये जो 9 फिर क्या आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, ये उनकी अपनी नंबरिंग भी स्लाइड की जो है ना यहाँ पे चल रही है। ठीक है, इसी को रख लेते हैं हम लोग। मुझे कौन सा रखने से पैसे मिलने हैं, ये तो जस्ट है कि थोड़ा सा चेंज करने का इरादा था कि वो पहले वाला जो है ना चेंज करते हैं थोड़ा। अच्छा जी, इन इट अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट, जिसके अंदर हम फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करते हैं बाय स्टडीइंग एंड इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल डाटा। और स्टडी किसकी करते हैं हम, पास्ट की, माजी की स्टडी करते हैं, और इंटरप्रेट माजी की करते हैं, लाइक प्रीवियस ट्रेंड्स, और प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हैं, और रिजल्ट्स टू क्रिएट अ करंट स्ट्रेटजी, और वो उसके देखते हैं कि आजकल उसके उसके ऊपर क्या है। तो यहाँ पे बात, यहाँ पे ना, यहाँ पे दो सवाल निकल सकते हैं। अब यहाँ प्रिडिक्ट की बात भी हो गई है, करंट स्ट्रेटजी की बात भी हो गई है, लेकिन इस करंट स्ट्रेटजी के कीवर्ड के ऊपर नहीं जाना। असल बात यह है कि स्टडीइंग एंड इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल, पढ़ वो पास्ट को ही रहा है, डाटा पास्ट का, पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स की बुनियाद पे वो मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन कर रहा है या आज के हालात के बारे में बात कर रहा है। कर तो माजी की हिस्टोरिकल की बात ही रहा है ना। द रिसर्च इज कंडक्टेड विद अ साइंटिफिक अप्रोच, वो रिसर्च जो साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग टू सेट्स ऑफ वेरिएबल, दो उसमें वेरिएबल होते हैं। पहला वेब सेट एक्ट एज एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है, और एक दूसरा होता है जो चेंज होता रहता है। सो विच यू यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ द सेकंड सेट। तो ये क्या, किस रिसर्च होती है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है।
जहाँ वेरिएबल की बात आ जाए, जहाँ कंट्रोल की बात आ जाए, कांस्टेंट की बात आ जाए, तो ये वाली जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज द लर्निंग थ्योरी ऑफ एजुकेशन। कौन सी लर्निंग थ्योरी है एजुकेशन की इसके अंदर? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑल ऑफ दीज। यानी बिहेवियरल लर्निंग किसको थ्योरीज कहा जाता है, किसके अंदर जो है ना वो लर्निंग थ्योरीज आती हैं। लर्निंग थ्योरीज हमारे पास कौन सी हैं? वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, क्लासिफिकेशन थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, सॉरी, और बीएफ स्किनर की ओपन कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ये वाली थ्योरी जो है इनको हम क्या, ये बिहेवियरिज्म के अंदर आती है। किसमें आती है? ये तो सो लर्निंग किसमें आई? बिहेवियरिज्म के अंदर आई। A teacher can provide stimulation to enable the student to become learner. उस्ताद जो है ना वो बच्चे को स्टिमुलेशन देता है, मोटिवेशन देता है, टू इनेबल द स्टूडेंट, कि वो स्टूडेंट को इनेबल कर सके कि वो एक अच्छा लर्नर बन सके। तो लर्नर बनाने के लिए क्या उस्ताद का पर्पज क्या होता है? ठीक गलत है? ठीक गलत है? नहीं, जी डी ठीक है। अच्छा हाँ, आपने कही एक्टिव लर्नर, उस्ताद का काम होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करना, स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाना, इतने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना कि वो क्लास के अंदर एक एक्टिव लर्नर बन सके। ठीक है, उस्ताद का काम ही बच्चे को एक्टिव बनाना होता है। यानी ऐसे स्टिमुलेट करें, ऐसे बच्चे को बनाए, इनेबल करें कि वो बच्चा एक एक्टिव लर्नर बन सके। तो एक्टिव एक बड़ा फेमस कीवर्ड है, तो ये आपने याद रखना है कि उस्ताद का काम होता है बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना। स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू, स्टूडेंट को इजाजत दी जाए, डैश द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल। तो क्या करें? लर्न करें डेमोक्रेटिक वे को, एक्सपीरियंस करें अपने स्कूल के अंदर, अंडरस्टैंड करें या नो करें या जानें। गलत बता रहे हैं, सवाल आसान है ये। नहीं जी, डी वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है। उस्ताद को चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए, स्टूडेंट को शुड बी अलाउड। अब देखिए, अगर तो मैं कहता ना नो कर, स्टूडेंट शुड बी नो, इसके इसमें ये होता कि उस्ताद को बच्चों को बताना चाहिए। नो तो फिर वो कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, टीचर शुड बी टीच, वो होती। देखिए हम आजकल ये अभी आपके कोई ये बात है, जब मैं पेपर ले रहा था सेकेंड ईयर की, कब पेपर हुए थे? मई जून में हुए थे। उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा था कि तमाम स्कूलों के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। ये टीच एक प्रॉपर ना, तो फिर मुख्तलिफ सेक्शंस के और इस तरह आपस में इलेक्शन। बेस यही बात है कि बच्चों को एक्सपीरियंस करवाया जाए डेमोक्रेसी का अपने इदारे के अंदर, या हम क्लासरूम के अंदर जैसे होता है कि हाँ जी बच्चों चलो वोटिंग कर लेते हैं, ज्यादा बच्चों ने कहा कि आज ये टॉपिक पढ़ना तो ये पढ़ लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस कराओ डेमोक्रेटिक वे का। तो तभी ये तो डेमो एक्सपीरियंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हमने एक्सपीरियंस करवाना है, बताना नहीं है। बताने से काम कुछ नहीं होता। पेडागोजी, ज्यादा जो पेडागोजी है वो इस पे लर्निंग टू डू बाय डूइंग के ऊपर चलती है। A certified teacher for teaching does not mean that his dash is completed। एक सर्टिफाइड टीचर है, बड़ा अथेंटिक टीचर है, एक्सपर्ट टीचर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्या क्या कंप्लीट हो गई, क्या उसकी लर्निंग कंप्लीट हो गई, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, या प्लानिंग कंप्लीट हो गई। पहले इसको एक एक करके निकालते जाए। प्लानिंग नहीं है भाई, प्लानिंग कैसे? प्लानिंग इज कंप्लीट मीन दैट हिज प्लानिंग इज कंप्लीटेड। तो प्लान तो एक और चीज है, उसका इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। अभी कम हुई है कि पहले कम थी? जी प्लानिंग तो नहीं होगा। फिर उसके अलावा कुछ किताब वालों ने ट्रेनिंग लिखा है, लेकिन ट्रेनिंग जवाब भी गलत है। ट्रेनिंग गलत है, मैं इस जवाब को, यानी इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है। ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है, ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। तो वो गाहे बगाए होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास साइकोलॉजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना वो लर्निंग का है। ठीक है, अ सर्टिफाइड टीचर फॉर टीचिंग डज नॉट मीन दैट हिज, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एजुकेशन को भी हम, कुछ लोगों ने एजुकेशन भी लिखा है। अब ये जितने लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, मुझे कोई ऑथेंटिक जो है नहीं लगा, लेकिन जो मुझे लर्निंग है ये ज्यादा लोगों ने, और इसकी कोई और सर पैर जैसे कहते हैं। देखें जो एजुकेशन हम गए, पीएचडी कर ली है, एजुकेशन मुकम्मल हो गई, पोस्ट पीएचडी कर ली है, जो होती है ना। सी टी इज, बहरहाल इसका मेरा आंसर जो है वो सर लर्निंग है।
और इसके अलावा सर्टिफाइड टीचर फॉर टीचिंग डजंट मीन दैट हिज ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। सर ट्रेनिंग चलती रहती है। और इसके अलावा चले, आपने कीवर्ड एक बताया है कि सीटी वाला, लेकिन इसको ना मजीद देखिए आप लोग। अर्शद भाई इसको जरूर देखना, चेक करना कि इसको ज्यादा लोग क्या बता रहे हैं और सर्टिफाइड टीचर की क्या मुमासलत है इस ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। इसको जरा देखिएगा तो मुझे बताइएगा कि सर्टिफाइड टीचर का जो कीवर्ड है, क्योंकि कीवर्ड उन्होंने बताया तो फिर मुझे भी लगा कि अगर ये कीवर्ड इससे बनता है, सर्टिफाइड टीचर हम जो है वो ट्रेनिंग से मुंसलिक करते हैं, तो फिर हो सकता है। अच्छा जी, अभी तक के लिए लर्निंग ही है, ठीक है, जो मेरी अपनी जो जो मेरे नॉलेज के अंदर है। अप्रोक्सीमेटली 35 वर्किंग वीक्स इन अ ईयर एट, 35 जो हफ्ते हैं ना ये तालीम के होते हैं। किस लेवल पे? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल, या नन? तो देखिए हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की कोई अलग अलग से छुट्टियां नहीं होती। ये नहीं होता कि प्राइमरी वालों को जो है ना वो 30 हफ्ते उनकी क्लासेस हुई हैं और दूसरों की 35 हफ्ते हुई हैं। छुट्टियां हमारे पास 9वीं 10वीं वाले हों या प्राइमरी के स्टूडेंट हो, छुट्टियां एक जैसी ही होती हैं। तो ये वाली बोथ ए एंड बी। तो आपने ये कीवर्ड भी याद कर लेना है कि 35 हफ्ते होते हैं। इस तरह की हमने पहले भी बात डिस्कस की थी, ये सवाल हमने पिछले फेज के अंदर डिस्कस किया था। तो 35 हफ्ते जो होते हैं ना हमारे होते हैं, जो एकेडमिक शेड्यूल के होते हैं, एकेडमिक टाइम होता है। और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल हो गया, ठीक है। द डिटरमाइनिंग लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्कूल इज डैश ऑफ द स्कूल। जो किसी भी इदारा या ऑर्गेनाइजेशन का जो है डिटरमाइनिंग लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो लेवल है वो किस चीज से हमें पता चलेगा? क्या करिकुलम पढ़ाया जा रहा है इससे हमें पता चलेगा कि स्कूल का लेवल क्या है। उसकी मैनेजमेंट से पता चलेगा, उसकी सोशल लाइफ से पता चलेगा, स्कूल की सोशल लाइफ से, या ट्रेनर से पता चलेगा? जी जरा बताइए तो, किस चीज से हमें पता चलेगा कि ऑफ द स्कूल इज, कि वो स्कूल यानी स्कूल के लेवल का किस चीज से पता चलेगा? देखिए मैनेजमेंट, एक बात तो हमने की थी कि स्कूल का जो टीचर होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। नहीं सर, मैं इसको नहीं समझता। मैंने यहाँ कोई ऐसी अथॉरिटेटिव बात नहीं की कि किसी भी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन उसका डिसाइड करेगी कि उस स्कूल का लेवल क्या है। इस तरह की कोई बात हमने पढ़ी है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी? हमने ये बात की थी कि टीचर्स जो है ना वो डिसाइड करेंगे, टीचर जैसा होगा तो वैसा। तो ये इसका आंसर जो है वो करिकुलम है, ठीक है। करिकुलम डिसाइड करेगा, जो उस इदारे के अंदर करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उससे हमें पता चलेगा कि ये इदारा कैसे है। यानी देखिए मेरे पास आप स्टूडेंट हैं, आपको मैं चीजें पढ़ा रहा हूं तो उसके ऊपर उस बुनियाद पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं तो ये हमें आउटपुट मिलेगी, ये इनका लेवल होगा, ठीक है। तो करिकुलम जो है इसको ज्यादा इस मामले के अंदर अहमियत दी जाती है। बाकी जो मैनेजमेंट कहने वाले हैं, ट्रेनर कहने वाले हैं, वो इसके मुतालिक थोड़ा गहराई के अंदर देखिए और मुझे भी बताइएगा। What type of objective is not being evaluated through our system of examination? हमारे इम्तिहानी निज़ाम के अंदर कौन सी चीज जो है वो नहीं पढ़ाई जा चेक की जाती? ऑब्जेक्टिविटी, मकसद को, क्लासरूम को, अफेक्टिव को, स्टूडेंट को। तो ये आसान सवाल है। अफेक्टिव डोमेन को हमारे तलीमी इदारों के अंदर नहीं चेक किया जाता। द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट, जो हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनका जो है वो लेवल क्या होता है वो, यानी उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या होता है वो 140, यानी उनका जहानत का जो लेवल होता है 140 या इससे ज्यादा का होता है। आसान सवाल था। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, जो करिकुलम है ये कितना इफेक्टिव है वो किससे पता चलता है? उसके डिजाइन से पता चलता है, उसकी एबिलिटी से, उसके करिकुलम से, या उसकी इवैल्यूएशन से? तो हमें करिकुलम को उसकी इवैल्यूएशन जब हम चेक करते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये करिकुलम कैसा है, इवैल्यूएशन से पता चलता है। टीचर ट्रेनिंग इज लेस एम्फसाइज, कौन सा ऐसा करिकुलम है जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती? उस्ताद आता है यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लो। जैसे मैं पढ़ाता हूँ एजुकेशन, तो पहले होता था कि बोर्ड के ऊपर पढ़ाते थे, अब बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ाते। एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, वो रीडिंग करता है और साथ में मैं उसकी एक्सप्लेन करता जाता हूँ। अब ये वाली इस तरीकों के अंदर जो है ना वो ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। ट्रेनिंग तो ये होती है कि जब आपने कोई साइंस के कंसेप्ट चल फिर के कोई बोर्ड का इस्तेमाल करना हो, उन चीजों के अंदर आप
डिफरेंट कंसेप्ट के अंदर तब तब होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ करिकुलम एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी लेवल पे करिकुलम कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बड़ा जबरदस्त है, यानी इसके डिस्ट्रैक्टर बड़े ही मजबूत हैं। अब एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, बिल्कुल हम कहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम पढ़ाना चाहिए, यही बच्चों की समझ आता है, इसके अलावा समझ नहीं आता। इंटीग्रेटेड करिकुलम, ये भी हम कहते हैं प्राइमरी लेवल पे बच्चों की किताबों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके, ताकि बच्चों का बस्ते का लोड जो है वो कम हो, ठीक है। और बच्चा जो है वो उसको और फिर होलिस्टिक हर चीज रियल लाइफ के अंदर उसके इंटीग्रेट किया जाए। डिक्रीज नंबर ऑफ बुक्स, ये बात भी हम करते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स कम होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, ये बात नहीं। अब तीनों बातें हम लोग करते हैं, अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप बता दें। जी ऐसे ही है, ए बी सी ये तीनों ही चलते हैं। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ आपको मोस्ट सूटेबल कौन सा लग रहा है, मोस्ट सूटेबल आपकी नजर में कौन सा है। जी इसका आंसर जो है वो है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। अच्छा इसको ना हम देखिए, इंटी पहले मैं बताता हूँ। अच्छा तो एलिमेंट्री प्राइमरी एक चीज ही होती है, जो एक्टिविटी होता है ना, मतलब एलिमेंट्री से मुराद ये नहीं कि छठी सातवीं आठवीं को काउंट करेंगे। एलिमेंट्री लेवल इससे मुराद हम जीरो से लेके एलिमेंट्री तक लेके आ रहे होते हैं। अच्छा एक्टिविटी बेस्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है वो हम बच्चे छोटे जो है ना वो वही चीज सीखते हैं जो उनका जो वो करते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे बच्चे कुछ करके जो है वो ज्यादा सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। अच्छा इंटीग्रेटेड जो होता है ना, इसके अंदर रियल लाइफ, इंटीग्रेटेड बड़े लेवल पे भी चलता है। इंटीग्रेटर होता है, इसके अंदर एक्टिविटी तो एलिमेंट्री के बाद खत्म हो जाती हैं। इंटीग्रेटर तो सारी जिंदगी चलता है कि मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करके एक होलिस्टिक अप्रोच पैदा करना, रियल लाइफ प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट करना, वो हर कहीं आ जाता है, तो ये ज्यादा यही सूट करेगा। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट रिप्रेजेंट द टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कौन सा टेस्ट है जो किसी शख्स की एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, जो ख्यालों में होती है, जो रिटर्न में नहीं होती, जो कहीं हम, यानी देखिए एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा ताल्लुक, सर ने बता भी दिया, चलो मैं इसको बता देता हूँ, इसको लैंग्वेज है। देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है ना, आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, और जितनी आप ज़हीन होंगे ना, आपकी गुफ्तगू भी उतनी मुदल्लल होगी, आपके पास उतनी वोकैबुलरी होगी, आपके पास उतने अल्फाज होंगे, आप उतनी जो है वो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर सकेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, यानी आप किसी को साथ गुफ्तगू करते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं, तभी उसकी सारी पता चलता है, उसकी लैंग्वेज भी पता चलती है, उसके एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का भी पता चलता है। द आवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, एक बच्चा बड़ा ओवर प्रोटेक्टेड है, यानी उसका हद से ज्यादा ख्याल रखा जाता है, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। सारा दिन आप बच्चे को टॉन्ट करते रहते हैं, उसको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उसको कुछ नया उसको एक्सपोजर करने ही नहीं देते, उसको कोई नई तजर्बा करने ही नहीं देते, उसको हर एक साइड पे आप रुकावट क्रिएट करते हैं। जैसे बच्चा समझता है ना कि मुझे तो इन्होंने कैद करके रख दिया है, मुझे तो बांध के रख दिया है, तो ऐसी सूरत में वो बच्चा क्या करेगा, कैसा उनका बिहेवियर होगा, क्या वो अग्रेसिवनेस शो करेगा, कि उसको जो है ना उसको बार बार टोकने से उसके अंदर आ जाएगा, एग्रेसिव बिहेवियर आ जाएगा, डिफेंसिवनेस आ जाएगी, इमेच्योरिटी होगी, नेगेटिविज्म होगी। तो जो इसका सारी बातें ही ठीक है कहीं ना कहीं, कि वो बच्चा इमेच्योर भी होगा, लर्निंग कम होगी, वो बच्चा डिफेंसिवनेस भी होगा, कि वो हर वक्त जो है वो अपने डिफेंस में होगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह, या अग्रेसिवनेस भी उसके अंदर होगी। तो ये वाला उसका करेक्ट आंसर है। जो ज्यादा लोगों ने इसको जो है ना वो जो मेंशन किया है, वो ये है एग्रेसिवनेस, कि वो बच्चा जो बहुत ओवर प्रोटेक्टेड होगा ना, उसकी तबीयत के अंदर जो है ना वो अग्रेसिव एटीट्यूड आ जाएगा, तो मुझे क्यों रोकते हैं, क्या मैंने गुनाह कर दिया है, क्यों मुझे ये जलील करते हैं, क्यों मुझे कोई काम नहीं करने देते, मुझे कोई इनिशिएटिव नहीं लेने देते। तो ये सवाल जो है ना ज्यादा दफा ये वाला बात जो है ना वो कोट हुई है, ज्यादा दफा ये वाला आंसर कोट हुआ है, और जो है वो कम टाइम जो है वो इमेच्योरिटी की बात भी की गई है। The concept of readiness of the learner is of basic importance to the teacher of, देखिए रेडीनेस ऑफ द लर्नर, कि जो लर्नर है वो रेडी हो। तो ये बात जो है वो कहाँ पे की गई है, कि देखिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक इंपॉर्टेंट टीचर चाहता है कि आप यहाँ पे जो है ना वो रेडी हो। उसके लिए क्या क्या नर्सरी क्लास के अंदर रेडी होना चाहिए पढ़ते हुए, ग्रेड 1 में हो तो फिर रेडी होना चाहिए,
या एनी न्यू एक्टिविटी, जब भी आप बच्चे को तैयार, उस्ताद को चाहिए बच्चे को तैयार करे कि जब भी कोई नई एक्टिविटी हो, कुछ भी, तो बच्चा रेडी हो फौरी करने के लिए। यानी जैसे कहते हैं ना, बच्चे को इतना बहादुर बना देना कि वो फौरी तौर पे जो है वो उसके लिए रेडी हो जाए। Which trait and procedure is most often given by children as the reason for not liking the teacher? Which trait, कौन सी आदत, प्रोसीजर मोस्ट ऑफन गिवन बाय चिल्ड्रन एज द रीजन फॉर नॉट लाइकिंग द टीचर, जब उसे उस्ताद पसंद, यानी कौन सी इसको ना, कौन सी चीज है, तरीके का ट्रेट है, उस्ताद की आदत है या उस्ताद का प्रोसीजर है, जो बच्चों को, जिसकी वजह से उस्ताद बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो कौन सा? इरिटेबल एंड बैड टेम्परामेंट, उस्ताद का बिहेवियर बैड है और इरिटेबल है, इरिटेट हो जाता है, इरिटेट के तंग कर। इग्नोरेंस, उस्ताद जाहिल है किसी सब्जेक्ट के अंदर। अनफेयरनेस, उस्ताद ना इंसाफी करता है। एंड उसके अंदर फेवरेटिज्म है, किसी को बड़े अच्छे नंबर देता है, बड़े वाह वाह बल्ले बल्ले, और किसी को पूछता ही कोई नहीं है। अनरीजनेबल डिमांड, के बड़ी अजीब अजीब उस्ताद जो है वो डिमांडें करता है। सारी ही बुरी आते हैं, लेकिन जो उस्ताद की नाइंसाफी है और जो उस्ताद का किसी को पसंद करना है, फेवरेटिज्म है, ये चीज जो है वो ज्यादा नापसंद स्टूडेंट के अंदर की जाती है। लेकिन जो मैंने जिंदगी में समझा है कि जो फेवरेटिज्म होता है ना, ये कुछ चीजों में, हाँ अगर उस्ताद साइकोलॉजिकली ठीक हो, अब ये ना हो कि कुछ को कोई जो है ना वो जेंडर बायस हो जाते हैं, किसी को मेल अच्छे लगते हैं, किसी को फीमेल अच्छी लगती हैं, किसी को किसी तरह का अटायर अच्छा लग रहा होता है, उसकी वजह से वो जो है ना उसके अंदर फेवरेटिज्म आ जाता है। लेकिन ये एक यकीनी बात है कि उस्ताद के अंदर कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आ जाता है। यानी क्लास में पढ़ाते हुए कुछ बच्चे आपको अच्छे लगते हैं, हो सकता है वो अपने मुअद्दब होने की वजह से अच्छे लग रहे हो, अपना काम अच्छी तरह करने से लग रहे हो। अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए उस्ताद को, ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए उस्ताद को। मैं अपने क्लास में जब नंबर देता हूँ ना, तो सभी को नंबर देता हूँ, और उसके अंदर ये होता है कि सभी को नंबर मिल रहे हैं, किसी के नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन चंद एक को नंबर दें, बाकियों को ना दें, ये मुनासिब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप नहीं है? अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, इंस्ट्रक्शनल एडमिन। इंस्ट्रक्शन का नाम हमने पहली दफा सुना है, ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। बॉस इज ऑलवेज राइट, द फीचर ऑफ बॉस इज, हमेशा ठीक है, ये फीचर किसका है जी? कौन सी ये कहती है, थ्योरी कहती है? डेमोक्रेटिक, ये अथॉरिटेरियन कहती है, जो कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। सर तुसी ग्रेट हो सर, तुस ਤੁਹਾਡੀ तो क्या ही बात है सर जी, सर जो तुसी काम करते हो इन तो कोई भी नहीं करता। तो इस तरह की बातें जो है ना वो इसी में आती हैं। ब्रिंगिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम इज, यानी मुख्तलिफ चीजों को आपस के अंदर जोड़ना, उनको उनके अंदर हारमोनी पैदा करना, उनके अंदर इश्ताल को खत्म करना, उनके अंदर चीजों को, यानी हारमोनी पैदा करना। मगाल द एलिमेंट्स, नहीं सर जी, नहीं सर जी, नहीं नहीं। ब्रिंगिंग हारमोनी, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक, इस तरह का कीवर्ड यूज नहीं किया, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग का कीवर्ड होता है कहीं ना कहीं चीजों को, या वसाइल की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया, चीजों को अरेंज करना, तरतीब देना, इस तरह। जब आगे ना हारमनी, इससे मुराद ये है कि उनके साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है ना, वो ताल्लुक के अंदर जो है ना हारमनी पैदा करना। हारमनी अमंग ऑल द एलिमेंट, हर चीज के अंदर एक हारमनी पैदा करना, एक बैलेंस स्टेट पैदा करना। तो वो ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेट जो है ना वो होता है जिसके अंदर हम जो है वो पैदा कर रहे होते हैं, उनके अंदर हारमनी पैदा कर रहे होते हैं। द पावर इज कंसर्न इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इज, जब पावर जो है ना सिर्फ एक या बहुत कलील लोगों के पास हो, चंद लोगों के पास हो, तो ये सेंट्रलाइजेशन होती है। और जब पावर बहुत से लोगों के अंदर तकसीम कर दी जाए, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। जब किसी चीज को मॉनिटर किया जा रहा हो, ऊपर से कंट्रोल होता है। और कमांड भी ऐसे ही होता है, उसके ऊपर अथॉरिटी के तौर पे उसको देखना, इस तरह का है। जो स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट को करती है तो उसे क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स बोलते हैं। उसी तरह पहले भी इसी तरह का सवाल था, उसमें था सब्जेक्टिव टाइम। और यहाँ हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है ना उसकी क्वालिटी को इलेबोरेट करना, एवेल्युएट करना, वो रूब्रिक्स होती है जो हमें बताती है।
इमोशन राइज अब्रप्टली बट डाई, जो इमोशंस हमारे हैं ना, ये यकदम चढ़ते हैं, यकदम ब्रस्ट होते हैं, लेकिन ये जो अब्रप्टली बट डाई, और ये गिरते कम कैसे होते हैं, स्लोली स्लोली, यानी हम यकदम ही परेशान हो जाते हैं, यकदम ही खुश हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम वापस अपनी पुरानी स्टेट के अंदर आते हैं। जिस तेजी से हमें कोई दुख होता है, तकलीफ पहुंचती है, उस तेजी से हम दोबारा खुशी की तरफ नहीं पलटते, मतलब बल्कि हमें आहिस्ता आहिस्ता हील करना पड़ता है, और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी स्टेज के अंदर आते हैं। विच इज द मास्टर इमोशन, कौन सा इमोशन मास्टर है? जी, परेशानी खत्म आराम आराम से होती है इसमें। मास्टर इमोशन जो है ना वो फेयर है, यानी बच्चा पैदा होता है, इंसान मर जाता है, 100 साल जिंदगी के गुजार के जाए, वो चीज जो उसे हर वक्त तंग करती रहती है, जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है, वो फेयर है, ठीक है। लव, फेयर और एंगर, ये बेसिक इमोशंस हैं। ये हर इंसान के अंदर ये तीनों खसलतें पाई जाती हैं। ये मोहब्बत भी करता है, उसके अंदर खौफ भी होता है और गुस्सा भी आता है। यहाँ दिए गए ऑप्शन में से फेयर जो है वो उसका मास्टर इमोशन है। Which is the age in which a child laugh less and smile more? कौन सी एज है जब बच्चा जो है ना वो हंसता ज्यादा है, हंसता कम है, और स्माइल ज्यादा करता है? यानी अब बच्चा ना कुछ मिच्योरिटी की स्टेजेस तय करना शुरू हुआ है, और अब बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी, यानी उसकी ना स्माइल आदमी शुरू हो गई, लेकिन वो खिलखिला के हंसना कम हो गया। तो ये लेटर चाइल्डहुड है, जो कि 8 से 12 साल या 8 से 10 साल, 12 साल की एज होती है, जिसके अंदर जो बच्चा है ना वो अब, यानी वो बच्चा अपना 6 से 12 साल, तो इस स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो अपना, मतलब उसकी स्माइल रखता है, लेकिन खिलखिला के हंसना नहीं है, बल्कि थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल टर्म है किस्म की, या साइकोलॉजिकल समझ लें। मूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, ये हमारे जो मूड बनते हैं किस एज के अंदर बनते हैं? मूड जो हमारे बनते हैं, मेरा मूड नहीं खाने को, मेरा ये करने को मूड नहीं है, तो ये मूड कब बनते हैं? अडोलसेंस एज के अंदर। यानी हम जब, अडोलसेंस एज कौन सी होती है? 11 साल से लेके 18 साल तक की एज जो होती है, ये 18 साल 19 साल की एज जो होती है, इसको अगर 11 साल से शुरू कर दी जाए तो फिर भी बेहतर रहेगा, और बलूगत की उम्र 13 साल कर दी जाए तब भी ठीक है। ये मुख्तलिफ जगह पे वेरी करती है, तो वो एज अडोलसेंस की एज होती है। वट टीचर वांट्स स्टूडेंट टू लर्न, जो उस्ताद चाहता है कि बच्चे ये लर्न करें, एंड स्टूडेंट एक्चुअल लर्निंग इज का, लेकिन स्टूडेंट की एक्चुअल लर्निंग जो होती है वो क्या होती है? अब ये किस चीज पे बेस कर रहा है? उस्ताद क्या चाहता है कि बच्चे लर्न करें, और बच्चे जो हैं वो क्या लर्न करते हैं, उन्हें क्या कुछ आता होता है? तो ये चीजें किसके अंदर आती हैं? जी, कॉग्निशन है। उस्ताद क्या चाहता है, बच्चे क्या एक्चुअल उनकी लर्निंग क्या है, ये उसका जो जो गैप है ना, ये कॉग्निशन का गैप है। कि उस्ताद चाहता है बच्चे इतने टाइम में आपने ये काम करना है, लेकिन बच्चों को कॉग्निशन इतना नहीं है स्ट्रांग, उतना मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है, इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग नहीं है, और वो नहीं कर, वो गैप जो आता है वो बेसिकली उनके कॉग्निशन की वजह से आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश चाइल्ड बिगिंस लाइफ एज अ ब्लैंक स्लेट, बच्चे जो हैं वो एक ब्लैंक स्लेट की मानद होते हैं। तो ये कौन ये बात करता है? जोहन लॉक का से सवाल है। The process of taking care of all of the educational activities to make them fruitful for the betterment of education is said to be, वो तमाम काम जो हम टेकिंग केयर, केयर का की वर्ड है, ठीक है, ये केयर की वर्ड, केयर ऑफ ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज, वो तमाम एजुकेशनल की एक्टिविटीज जो मेक देम फ्रूटफुल, जो हमें फ्रूटफुल बनाती है, कौन? ये सुपरविजन होगी, यानी जो केयर करते हैं ना हमारी, वो सुपरविजन होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़े लोगों का काम है, पॉलिसी बनाना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना। तो सुपरविजन का काम होता है, वो हमारे लिए जो है ना वो हमारी ख्याल करता है, हमें बताता है, हमें प्रिवेंटिव बिहेवियर सिखाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ अदर पीपल इज कॉल्ड,
वो कौन बंदा है जो दूसरे लोगों जो लोगों से काम लेता है। गेटिंग वर्क डन बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जो काम लेता है, लोगों से कोऑर्डिनेट भी करता है और उनसे काम लेना जानता है, ये कौन लोग होंगे? स्टाफिंग। ये यार बहुत आसान सवाल है अर्शद साहब, इस सवाल को तो गलत होना नहीं चाहिए। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन, ये बड़ा बड़ा ही की वर्ड जो है ना वो फेमस की वर्ड है। बट थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ अदर पीपल, मतलब लोगों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से वो लोगों से काम लेना जानता है। कौन बंदा है? वो मैनेजमेंट है, जो इतनी काबिल होती है कि वो लोगों से काम लेना जानती है। The formal systematic application of a scientific method to study educational problem is called dash research. Systematic application of the scientific method to study educational problem. Educational problem जरी बात है, फिर एजुकेशनल रिसर्च ही होगी ना, जिसमें अंदर एजुकेशन के प्रॉब्लम है, वो एजुकेशनल रिसर्च ही होगी। The primary purpose of ERIC to collect and disseminate report of, ये जब आप लोगों ने में से जिन्होंने एमफिल किया होगा तो वो ERIC वेबसाइट से जाकर जब हमने सोशल साइंस के अपने एजुकेशन के आर्टिकल डाउनलोड करने होते हैं तो हम उस वक्त कहाँ जाते हैं? ERIC जो है वो वहां पे हम जाते हैं। और ERC कहते हैं एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह का कुछ कीवर्ड है इसका। तो एजुकेशन के मुतालिक हम इसके अंदर ना करते हैं। तो ये एजुकेशन की जो रिसर्च है ना, करंट एजुकेशन रिसर्च, वो इसके अंदर होती हैं। ठीक है, जो आर्टिकल एजुकेशन के होते हैं ईयर है, तो वो हम इसके अंदर देखते हैं। वो इसका मैंने लिखा हुआ था शायद यहाँ, एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, सॉरी। ठीक है, ये वाला कीवर्ड है। ये प्रॉपर आप अभी लिखें गूगल के ऊपर ना, ERIC, ERIC आप गूगल के ऊपर लिखें, वहां पे ये प्रॉपर, जिसके ऊपर आप अपने डिफरेंट आर्टिकल जो है वो वहां पे सर्च करते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे आर्टिकल पर्पज आप एरेक्ट टू कलेक्ट एंड, हम वहां से मुख्तलिफ आर्टिकल या रिपोर्ट्स उठाते हैं और वहां पे रिपोर्ट्स डालते हैं। तो ये करंट एजुकेशनल रिसर्च, इसको यानी रिसर्च एजुकेशन के अंदर हमें ये फायदा दे रहा होता है। ओके। अच्छा, लास्ट मिनट, ठीक। जैसे ही खत्म होना आपने दोबारा ज्वाइन कर देनी है, ठीक है। कोशिश करते हैं जितनी हिम्मत होती है तो कर लेते हैं सीक्वेंस और द टू डेवलप प्रोग्राम दैट सीक्स टू एंटिसिपेट करना, इंटरवीन करना इन एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टू एडजस्ट विल बी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अच्छा, किस एंटिसिपेट मुस्तकबिल, इंटरवीन करना, उनको बचाना, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कहाँ पे चीजें आएंगी? मेरे ख्याल सेकेंडरी लेवल पे नहीं आएंगी। सेकेंडरी लेवल पे हम बच्चे को जो है ना वो बचाना शुरू कर देते हैं कि वो या टू डेवलप प्रोग्राम दैट सीक्स टू एंटिसिपेट करना, इंटरवीन करना, प्रिवेंट करना, एडजस्टमेंट, ये एलिमेंट्री कर लें। जो एडजस्ट